अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ फेस टू फेस में विशेष मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के अत्यंत लोकप्रिय सांसदों में शुमार किए जाते हैं। आज हम फेस टू फेस में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से रूबरू होंगे और उनसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, बीजेपी की राज्य की सरकारों के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा मोदी का जो विजन प्रोजेक्ट था, एक सांसद एक गांव गोद ले, उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। तो फेस टू फेस में निशंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशंक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी है, राज्य में भी ऐसी घटनाएं हुई है कि राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान सरकार की पुलिस हमारा इनकाउंटर करने के लिए हमारे पास आई थी, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे जनता दरबार में एक व्यक्ति जहर खा के अपनी जान दे देता है और सरकार का उस पर कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं आता है। तो इन दोनों को लेकर के, दोनों मुद्दों को लेकर के आपकी दोनों सरकारें कटघरे में हैं। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप सांसद हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जहां तक आपने सरकारों के बारे में बोला है कि केंद्र में भी हम और राज्य में भी हम, तो पहले उस सरकारों के उस फलक पर जाकर के खड़े हुए, क्योंकि देश 125 करोड़ लोगों का है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें तमाम पार्टियां हैं, तमाम विचार हैं, विविधता में हमारे यहाँ एकता है। और इसलिए यदि मैं संक्षिप्त में केंद्र सरकार की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, देश की आजादी के बाद आज तक जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस शिखर पर, जिस ताकत के साथ, जिस आत्मसम्मान के साथ देश प्रगति के शिखर को चूम रहा है, वो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा इतनी कम अवधि में। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण दूंगा, बाकी तो अभी मैं केंद्र सरकार पर 5 घंटे लगातार बोल सकता हूं। 5 घंटे अनवरत तरीके से इतने काम केंद्र की सरकार ने किए हैं, लेकिन मैं 2 उदाहरण बड़े फलक पर। अंतरराष्ट्रीय स्थिति में यदि देखेंगे आप, तो हम विकास की दर में नंबर 1 हुए हैं, हमने चीन को भी पीछे छोड़ा है। कोई सोच सकता था? वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान को लोग ऐसी स्थिति में देखते थे, पिछड़ा हिंदुस्तान, बेकार हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में इन 3-3.5 साल में हमने विकास की दौड़ को इस सीमा तक दौड़ाया कि आज हमने चीन को भी पीछे छोड़कर हम दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय फलक पर मेरे देश को, जहां अमेरिका और तमाम देश, दुनिया के देश एफडीआई के क्षेत्र में यहां पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी भी कमजोर आदमी के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता। उनको लगता था ये देश डूबता हुआ देश है, क्योंकि मेरे देश के बारे में जो धारणा बनाई हुई थी, अपाहिज, भिखमंगा, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं दुनिया के देश में जाते थे तो वो लोग सबसे पहले पूछते थे कितनी भीख चाहिए, कितना कर्ज चाहिए। तो एक जो हमारी जो धारणा, हमारे चेहरे को इस रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया गया था जैसे कि हमारे पास कुछ नहीं, तो कोई भी दुनिया का आदमी यहाँ निवेश करने के लिए तैयार नहीं होता था, नहीं आता था। उसको लगता था ऐसे गरीब देश में अपना क्या पूंजी निवेश डुबोना है। लेकिन आज कितना बड़ा परिवर्तन है। एफडीआई के क्षेत्र में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है। पूरी दुनिया में यदि निवेश का सबसे बड़े केंद्र के रूप में आज खड़ा हो गया, जहां अमेरिका 59.9 अरब डॉलर का निवेश करता पूरी दुनिया में नंबर 1 था, आज हमने पीछे छोड़कर 63 अरब डॉलर का निवेश करके दुनिया में नंबर 1 हो गए। ये 2 उदाहरण। और तीसरा, जो हमारा वजन है, जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश का दुनिया के लिए कुछ देने का मादा है, वो हमारा योग और आयुर्वेद, जिस कुछ चीजों के आधार पर हम विश्व गुरु रहे हैं। आज फिर
177 देश हिंदुस्तान के पीछे आकर के खड़े, कभी कोई सोचता था? सोचता भी नहीं रहा होगा कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के पीछे। यदि मैं दुनिया के देशों की बात करूं और इस बीच मोदी जी के उन देशों में और देशों के बाद जो पारस्परिक उपलब्धियां हुई हैं, तो उसी में 2-4 घंटे लग जाएंगे। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर कहा है, लेकिन दूसरी ओर ये तो शिखर का, दुनिया का शिखर, दूसरी में गरीब का, अंतिम छोर का, किसी गरीब का जो सबसे ज्यादा वो होता है, उसके पास उसको शौचालय की बात होती है। आप सोच सकते हैं कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एक बोल दे कि यदि 70 वर्षों की आजादी के बाद भी मेरी मां और बहनें खुले आसमान के नीचे शौच करने के लिए जा रही, तभी मेरा देश आजाद नहीं हुआ है। उस चूल्हे, उस मां और बहन की चूल्हे पर नजर है कि यदि इसका फेफड़ा खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, तो जहां स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर वो शौचालय निर्माण की बात हो रही है, कोई घर ऐसा नहीं छूटेगा जिस घर को मेरी मां बहन सम्मान के साथ जो है जिए, जिस घर में पूरा शौचालय ना हो और जिस घर को छत ना हो जिस आदमी के पास, और फिर जिस मां के पास गैस का चूल्हा ना हो, फ्री गैस कनेक्शन। ये मैंने दोनों शिखर कहे हैं ना, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला आदमी और पूरी दुनिया के शिखर पर चढ़ने वाला नरेंद्र मोदी, दोनों दृष्टि आप देखें, इसके बीच तो सागर है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो आपने चाइना की बात की, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि चाइना एक दिन में 50,000 रोजगार का सृजन करता है और भारत सिर्फ 450 का। उसके बाद दूसरा उनका आरोप है कि जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए 100% एफडीआई की बिल्कुल मुखर विरोधी थी, वो आखिर क्यों 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों बढ़ावा दे रही है? दो बातें, इसका आज तक जवाब सरकार की तरफ से विपक्ष को मैं देता हूं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की कितनी बात पर आप भरोसा करते हैं, आप ही बता दीजिए। नहीं, भरोसे लायक होती हैं बातें। नंबर 1, ये सुनिए, पहले कोई बात नहीं, अच्छा है ना, तभी जवाब भी दे रहे। पहली बात तो किस आदमी को जरा उनको मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कभी, जिनको इस बात का भरोसा हो। नहीं, राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तब वो उदाहरण देंगे। राहुल गांधी ने एक दिन लोकसभा में बोला भयंकर कल तूफान आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा, और सारी दुनिया देख रही, राहुल गांधी का बयान आया कल प्रलय हो जाएगा। वो पता चला, प्रतीक्षा करें कहां गए वो प्रलय, उन्होंने चल बोल दिया मैंने। तीसरा उनका आरोप है, तीसरा आरोप है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके दिया जा रहा है, जो जरूरतमंद है उनको नहीं दी जा रहा है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई साहब, लोग ही तो हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो उन्हीं लोगों को भी हम संभालने तो बड़ी बात है। अरे आपकी तो पार्टी खत्म हो गई, आज 19 प्रदेशों में हमारी सरकार है, कांग्रेस तो 2-3 में सिमट गई है। तो यदि उन्हीं 20 प्रदेशों को, जो बिल्कुल बड़े बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसे, गुजरात जैसे, इतने बड़े बड़े प्रदेश हैं, वो हमारे हैं साहब। यदि उनको भी हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो उनको क्यों परेशानी है? जहां तक चीन का विषय उन्होंने कहा है, उनको गलत आंकड़े हैं। मैं राहुल को चुनौती दे रहा हूं, बताए ना क्यों गलत लोगों के सामने कह रहे हैं। मैं जिस बात को कह रहा हूं, आज हम चीन से बहुत आगे निकल गए, और तब निकले हैं जब हमारा लोकतंत्र है। चीन की जो व्यवस्था है वो दूसरे ढंग की है, वहां आपको आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। जिस रूप में लोगों का काम लेते हैं वो, उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि आगे कभी बहस होगी तो चीन के बारे में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा देश लोकतांत्रिक होते हुए भी और जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया के फलक पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने टोंगड़े जी के बारे में कहा, हमारे बहुत सामान्य, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं टोंगड़े जी को यदि ये लग रहा है कि वो, तो बात करो ना, वो कोई बात नहीं, चाहे टोंगड़े जी हूं, चाहे इस देश का अदना सा भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा सा बड़ा व्यक्ति है, उसको न्याय मिलना चाहिए। यदि उसको कहीं ये लग रहा है कि कोई गड़बड़ कर रहा है, तो सरकार बताए ना कौन गड़बड़ कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट उसको ठीक करेगी। ये सवाल तब है कि उन्होंने चिन्हित कर दिया, कोई पकड़ में आ गए कि ये गलत कर रहा है और सरकार उसको बचा रही है, ऐसा तो नहीं है साहब, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फिर टोंगड़े जी जैसे लोग
यदि उनके मन में कोई शंका है तो उसको जांच का विषय है, जांच करे और वो बताएं। गवर्नमेंट तो बहुत आकर्षित तरीके से है। जहां तक दूसरी में आपने कहा, मैं केंद्र सरकार के बारे में जो मैं कह रहा हूं, केंद्र सरकार का तो न भूतो न भविष्य, जिस शिखर तक के काम हो रहे, जो चाहे वो जीएसटी का हो चाहे नोटबंदी का हो। जीएसटी को तो थोपा गया ऐसा आरोप है कांग्रेस का। कांग्रेस कांग्रेस अब सुनिए, कोई अर्थशास्त्री बोलेगा तो नहीं आता है कांग्रेस क्या बोल रही है। जब कई बार क्या होता है, वो जो जब दिया बुझता है ना तो उसको ऐसी ऊपर तक जाती है कि बुझते बुझते भी किसी को जला तो जाऊं। ये हाल हो गई है कांग्रेस के। उनको ही नहीं सोचता, उनको नहीं सोचता कि वो बोल क्या रहे कर क्या रहे। जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक तंत्र को मजबूती नहीं, यदि अमेरिका की अर्थ से संबंधित शोध पत्रिका इस बात को कह सकती है कि हिंदुस्तान में जीएसटी लागू होने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 8 से 10 वर्ष तक शिखर पर रहेगा। तो इतने संशोधन क्यों हो रहे बार बार? 1000 बार होंगे। बड़ा कड़ा निर्णय है, बड़ा निर्णय है, कड़ा और बड़ा। जब कड़ा और बड़ा निर्णय होता है तो उसमें संशोधन इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये अच्छा किया सरकार ने, जो इस बात को आपने बोला कि संशोधन हो रहे, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी कठिनाई आएगी तो ऐसा नहीं कि लकीर बना दी, कानून बना दिया तो चाहे वो मरे जे नहीं। जीएसटी काउंसिल बना रखी है और स्टेट में भी जीएसटी काउंसिल बनी। इतना सा भी कोई मुद्दा होगा उस पर चर्चा होगी। लगता है कि संशोधन करना ओके, मन ये है जीएसटी लागू करने का, जो उसके रास्ते में बाधा आएंगी उनको हम दूर करते चले जाएंगे और दूर करेंगे सब। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार के जो निर्णय हैं उन निर्णयों को यदि देखें तो लोगों को लगेगा कि अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। इन 3 सालों में देश को नए भारत के निर्माण की दिशा में मोदी जी बहुत आगे ले जा रहे हैं। सर जी, ग्रीन बोनस के लिए बहुत संघर्ष करते थे जब विपक्ष में थे। जब से आप सत्ता में आए हैं ग्रीन बोनस का कहीं नाम नहीं और आज तक इस राज्य को ग्रीन बोनस मिला नहीं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? मुझे याद आता है कि आपने मेरे एक इंटरव्यू किया था जब मैं चीफ मिनिस्टर था, और तब जब हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्री का कॉन्क्लेव शिमला में हुआ था, सबसे पहले मैंने ग्रीन बोनस की बात वहां उठाई थी। तब लोगों ने कहा ये निशंक कुछ नई बात लेकर के क्या हुआ, ये ग्रीन बोनस नई बातों को लेकर के। लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं अपनी बात को इस देश के प्रधानमंत्री से और सबसे मैं मनवा लूंगा, क्योंकि मेरे राज्य की परिस्थितियां और हिमालय बेल्ट की परिस्थितियां हैं। और वो ग्रीन बोनस अंततोगत्ता जो लड़ाई मैंने लड़ी, वो ग्रीन बोनस अंततोगत्ता उनको स्वीकार करना पड़ा। और ग्रीन बोनस में मिला है पैसा, यहां भी मिला है। ग्रीन बोनस में सैकड़ों का, मतलब आप संतुष्ट हैं केंद्र सरकार की इस? नहीं, देखिए संतुष्ट तो कभी क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जो नहीं मिला तब इसके बाद मिलना लगे तो खुशी तो है ही। अब उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मेरे जो प्रदेश है उत्तराखंड, ये 70% वन क्षेत्र है। हम पूरे देश और दुनिया को, देश को तो हम जवानी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, और दुनिया को हम ऑक्सीजन भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं। हम 70% वन क्षेत्र को कभी भी यदि देखेंगे तो हम कभी उसकी संपदा को टच भी नहीं करते, बल्कि उसको बढ़ाते हैं, अपने ही धन उस पर लगाते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमको ग्रीन बोनस की जरूरत है। ग्रीन बोनस दुनिया के लिए है। यदि मेरे ये जो वन है यदि सुरक्षित रहेंगे तो उसका लाभ दूसरों को ही तो मिलेगा, पर्यावरण संशोधन होगा। आज मेरा जो हिमालय है वो नीलकंठ बनकर के पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था और जहर निकला था तो भगवान शंकर ने सारे जहर को अपने गले में लिया था, नहीं तो पूरी दुनिया हालाल हो गई होती, देवता भी डर गए थे। आज भी मेरा शंकर हिमालय के रूप में ये दुनिया के प्रगतिशील जो कहलाने वाले देश हैं, ये विष पैदा कर रहे हैं। वो जो विषैली हवाएं हैं, उन विषैली हवाओं को मेरा हिमालय अपने में समाहित कर रहा है, नहीं तो आधी दुनिया तो इसे खत्म हो गई होती। तो आज भी वो नीलकंठ बनकर के मेरा हिमालय खड़ा हो रखा है। इस हिमालय की रक्षा, मेरी गंगा की रक्षा, मेरे वनों की रक्षा, ये पूरे देश में पूरी दुनिया की जरूरत है, क्योंकि हिमालय एशिया का वाटर टावर है। और ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने हिमालय और यहाँ की बात की, ग्रीन बोनस की बात की। मैं भारत की संसद में, मुझे इस बात का गौरव है
कि इन 3.5 सालों में जब मैं हरिद्वार से सांसद होकर के दिल्ली गया, तो इन 3.5 साल में मैंने हिमालय को इस सीमा तक मुखर होकर के अपनी बातों को रखा कि आज जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो सारा सदन बोलता है हिमालय खड़ा हो गया। और ऐसा नहीं है, आप यदि मेरी जो भी मैं तो गैर सरकारी बिल तक लाया, सरकार मेरी है, लेकिन मैं बिल भी लाया, गैर सरकारी बिल लाया कि जो हिमालय राज्यों का अलग से एक मंत्रालय होना चाहिए। लोकप्रिय सरकार में राज्य का जननायक क्यों नहीं मंत्री है? कोई जरूरी नहीं कि मंत्री होकर के सब काम होते हैं, ये तो व्यवस्था है। इस राज्य की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, राज्य की एक पार्टी क्लेम करती है कि हम जाति राजनीति नहीं करते, वो जाति समीकरण को साधते हुए ऐसा भी नहीं है, किसी को मंत्री बनाती है और एक जननायक की उपेक्षा करती है। देखिए, जननायक तो जननायक ही होता है, वो किसी की कृपा पर खड़ा नहीं होता है, न बैठता है, वो जनता का ही नायक होता है, वो हमेशा ही उसमें जननायक रहना है, जो भी हो, कोई भी हो। जहां तक पार्टी का विषय है, पार्टी का भी व्यवस्थाएं हैं कि पार्टी का किसको कहां पर क्या जिम्मेदारी दी गई। आप यदि मेरे को लेकर के आप किसी बात को कहें तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मेरी पार्टी मेरा भरपूर उपयोग करती है संगठन की दिशा में। मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले गोरखपुर किया गया, फिर उसके बाद बनारस किया गया, अभी मैं गुजरात में सौराष्ट्र के प्रभारी के नाते मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको जिम्मेदारी दी और मेरा वो मन भी है, मैं जमीन का आदमी हूं, मैंने संगठन में काम किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं। अलग बात है कि मैं राजनीतिक रूप में भी 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार मैं यंग एज में कैबिनेट मंत्री रहा, 6वीं बार यंग एज में मैं मुख्यमंत्री हुआ और यंग एज में मेरी पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और अभी भी मैं यंग ही हूं, शायद अभी मैं पार्लियामेंट की कमेटी का चेयरमैन हूं, 4थी बार हूं अभी। तो मुझे जो करना होता है मैं राजनीतिक फलक पर इस सीमा तक करता हूं। दूसरा मेरा जो अपना जीवन का मिशन है लिखना, उसमें मेरा सौभाग्य है कि आज दुनिया की आधे दर्जन से भी अधिक देशों में मेरी किताबें पढ़ाई जाती हैं। 10 उस पर PhD हो गए, 2 डिलीट हो रहे हैं। मेरे तमाम 200 दुनिया के शोध छात्र हैं, उनमें बहुत निमस्त रहता हूँ। भारतीय राजनीति में जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग शब्द गोविंदाचार्य के लिए जाना जाता है, उसी तरह देश में और कम से कम राज्य में पहाड़ की पानी और जवानी, ये जो मुद्दा और ये जो शब्द निकला और निशंक जी के मुख से निकला, जिसे मोदी जी ने भी स्वीकार किया और अपने कई भाषणों में उल्लेख किया। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पहाड़ की पानी और जवानी का जो उचित उपयोग राज्य के लिए होना चाहिए, ऐसा धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। इसके क्या कारण हो सकता है? ये बात सही है कि मैंने जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था तो ये शब्द मेरे मुंह से निकले थे कि मैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया, और राज्य बनेगा तो पहाड़ की जवानी का भी और पानी का भी हम समन्वय करेंगे और इस एक मॉडल राज्य के रूप में इसको देश को देंगे। निश्चित रूप में उस आंदोलन ने राज्य को निर्माण भी किया और उसमें अटल जी को मैं बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जवानी का उपयोग नहीं हो रहा है, ये तो हमारी खूबसूरती है, हमारी प्रखरता है कि हम पूरी दुनिया में छाए हैं साहब। ये हमारी प्रखरता है, हम गांव में क्यों उस प्रतिभा को कैद करेंगे? उसका फलक देश और दुनिया है। आज इसी उत्तराखंड का वो बेटा भारत की थल सेना का अध्यक्ष होता है, इसी उत्तराखंड की धरती का बेटा NSA होता है, राष्ट्र की सुरक्षा जिसके जिम्मे होता है, इसी उत्तराखंड की धरती का बेटा RAW का चीफ हो जाता है, इसी उत्तराखंड की धरती का बेटा DGMO हो जाता है। एक दिन मैं यदि बोलना शुरू कर दूंगा तो कतार लग जाएगी। का मतलब यह है कि देश और दुनिया के फलक पर मेरी जबानी पूरे राष्ट्र के काम आ रही है पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हमारे रगों में यहाँ देशभक्ति का खून बहता है। और सतत एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी ये माँ बहनें सैनिकों की तरह राष्ट्रभक्ति का अनन्य प्रमाण देती है। तो हम तो जन्मजात देशभक्त है, हमको किसी को कहने की, बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार है, क्या अच्छा है ना डबल इंजन की? देखिए सरकार होगी। देखिए मोदी जी ने जब यहाँ राज्य का चुनाव हो रहा था तब उन्होंने ये भरोसा दिलाया लोगों को कि दिल्ली में जो सरकार है वो दिल्ली की सरकार यहाँ देना चाहती है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो कमजोर है, वो करना नहीं चाहती। कोई
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा यूनियन है दिल्ली का, इसके साथ यदि ये छोटा यूनियन भी इसके साथ लग जाएगा तो बड़ा यूनियन इसको खींच लेगा। और निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार यदि बनी है और लोगों ने भरोसा किया तो पहले ही झटके में मोदी जी ने 12,500 करोड़ चारधाम यात्रा, हमारे जो ये राज्य है ये पर्यटन और तीर्थाटन आर्थिकी है इसकी, यदि आप टोटली यदि वो करेंगे इसका अर्थतंत्र का 1,000 करोड़ का 24 घंटे 12 महीने सुरक्षित और संरक्षित यात्रा छोटा अभियान नहीं है। कोरोना के आज तक ट्रेन के लिए पैसा दे दिया, ताई बदी के फूलों की घाटी से लेकर हेमकुंड साहब में लाखों करोड़ों लोग आए, उसके लिए भी पैसा दे दिया और 16,500 करोड़ रुपए का परियोजना हो गई। उधर कुमाऊं में कितनी योजनाएं दे दी, गढ़वाल में कितनी योजनाएं दे दी। यदि एक तरफ से दूसरी तरफ तब मैं गिनाऊं, अभी नितिन गडकरी जी आए, मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला है, एक भी स्टेट हाईवे नहीं रह गया जो नेशनल हाईवे में चेंज हो गया। और उन्होंने अभी कह दिया 10, मेरे को हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बताओ 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक कितना चाहिए या सड़कों के लिए। तो निश्चित डबल इंजन की सरकार है ये, और इसीलिए ये सब कुछ गतिविधियां हो रही हैं। अभी देखे ना, जब आप इधर से आते सुरंग इतने कम समय में, मैंने पिछले दिन विजिट किया था उसको, अब वो आर का पार हो गया सुरंग। अभी जो जितनी जो सड़कें बनेगी, जो करोड़प्रयाग तक रेलवे लाइन जाएगी वो 90% सुरंग के अंदर जाएगी, और इस केस में आदमी कब बैठा और करोड़प्रयाग कब पहुंचे उसको पता ही नहीं चल पाएगा, इतनी जल्दी पहुंचेगा। 2010 में आप मुख्यमंत्री थे, कुंभ का आयोजन हुआ और आपने उस समय मांग की कि इसको यूनेस्को के उसमें शामिल किया जाए, और उस समय लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस पर बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आए हैं। उसको आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, मेरा अपने काम करने का तरीका है, मेरे दिमाग में जो आता है मैं उसको करता हूँ। उसमें कोई अभिनंदन करे, कोई आलोचना करे, मुझ पर कभी जिंदगी में उसका फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मुझे इस बात का गौरव होना चाहिए कि मैंने जो चीज अपने हाथ में ली है, जो मिशन मेरा है वो ठीक है कि नहीं है, और वो मैंने प्रमाणित किया है। मेरा राजनीतिक भविष्य चाहे मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं, और यहाँ कैबिनेट मंत्री रहने के साथ साथ मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन कोई आदमी एक उदाहरण नहीं दे सकता कि आज निशंक जी ने ये बोला भी नहीं किया, इसके विपरीत हुआ। जो बोला वो किया। अब मेरा सौभाग्य है कि कुंभ को करने का मुझे जिम्मा मिला। मेरे पास बहुत कम समय था, जब मैं मुख्यमंत्री बना मेरे अधिकारियों ने कह दिया साहब इतने कम समय में आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए कुंभ महाकुंभ हो रहा है राज्य का। ये पहले अर्ध कुंभ हुआ था, लेकिन कुंभ महाकुंभ पहली बार हो रहा था। राज्य की क्षमता नहीं है, परिस्थितियां हैं, इसलिए सब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर मैंने सोचा और दूसरे सुबह मीटिंग की, कुंभ होगा, हर हाल में होगा, बताओ क्या करना है। और मैंने वो व्यवस्थाएं की उस कुंभ 2010 की कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इसरो को उसने अपने सारे सैटेलाइट और उपग्रह छोड़े थे, और 14 अप्रैल 2010 का वो दिन पूरे विश्व के इतिहास में अमर हो गया, जिस दिन इसरो की रिपोर्ट ने ये कहा कि दुनिया अभी धरती के इतिहास में इससे बड़ा 1,66,00,000 लोग उस दिन हजार में एक साथ उपस्थित थी। और इसलिए जब अमेरिका के लोग आए, आज भी अमेरिका के विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट कुंभ पढ़ाया जाता है, और उस समय 12 राष्ट्रों ने निशंक जी को नोबेल के लिए नामित करने की सिफारिश की। उस समय जब समाचार आए तो कुछ लोगों ने मजाक किया, कुंभ को नोबेल मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन इनकी समझ में आ जाना चाहिए, इस देश में अभी तक 100 नामांकन हुए हैं, जिसमें गांधी जी का भी नामांकन था, उसमें मेरा भी नोबेल के लिए नामांकन हुआ। और उसके बाद मैंने वही मांग उठाई थी कि ये जो धरोहर है ये पूरे विश्व की धरोहर है, और इसलिए इसको विश्व धरोहर घोषित होना चाहिए। जो 2010 में मैंने मांग उठाई थी, अंततोगत तो अभी 1 महीने पहले यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया, और आज कुंभ विश्व धरोहर घोषित हो गया। तो ये लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, यदि मैं लोगों की टिप्पणी पे बात करता
तो मैं रिजल्ट पे हमेशा भरोसा करता हूं, और जो मैंने किया उसको वो रिजल्ट मेरे सामने रहा है। निशंक एक राजनेता, निशंक एक साहित्यकार, एक पत्रकार और सबसे अधिक एक मोटिवेटर, लेक्चरर। ये 4 तरह के व्यक्तित्व हैं, उसमें सबसे अच्छा व्यक्तित्व आपको कौन सा लगता है? मुझे ये पता नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरा सुबह से समय जाता है और एक एक मिनट मेरी जो चीज मेरे सामने रहती है वो चीज मैं बोलता हूँ, करता हूँ, कराता हूँ। और इस बात का मुझे गौरव है कि मैंने अपनी साहित्य की जो आग थी उसको बुझने नहीं दिया है विपरीत परिस्थितियों में। इसलिए मेरे तमाम उपन्यास, मेरी कहानी संग्रह, मेरी कविता संग्रह, मेरे गीत संग्रह, मेरी बहुत सारे यूथ के लिए, चाहे वो संसार कायरों के लिए ना हो, विवेकानंद के जीवन प्रबंधन पर हो, चाहे मेहनत पर भरोसा करो, भाग्य पर नहीं, चाहे वो सफलता की अचूकमेंट हो, देश और दुनिया की 18 भाषाओं में अनुवादित हुई तमाम पाठ्यक्रम में लगी हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को कतई मैंने जब जिंदा रखा है। जो मेरे सामने चुनौतियां थी, संघर्ष था, खराब और अच्छे दिन थे, खराब से खराब दिनों को भी मैंने अच्छे तरीके से अपने नोबल के रूप में, कहानी के रूप में उसको भी जिंदा किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिसने अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक क्षण जिंदा रखा है। साधना प्लस में आने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने हमारे साथ अपने राजनीतिक जीवन, अपने साहित्यिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए साधना प्लस।